हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी साहित्य का इतिहास और व्याकरण में। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जो कि आदिकाल से रिलेटेड हैं लेकर आए हैं, जिनमें से सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आपको इन सभी को याद कर लेना है ताकि हिंदी के आने वाले एग्जाम्स में आपको कोई कठिनाई ना हो। ठीक है, ये सारे प्रश्न हमने बहुत ही बुक्स को जो है खोज के आपके लिए एकत्रित किए हैं। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, किस कवि का नाम सरोज वज्र भी है? किस कवि का नाम सरोज वज्र भी है? ये थोड़ा जूम कर देते हैं। ठीक है, किस कवि का नाम सरोज वज्र भी है? तो इसका उत्तर है सरहपा। ठीक है, और इन्हें हम एक और नाम से जानते हैं जो है इन्हें कहते हैं राहुल भद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? राहुल भद्र। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है। आज 25 प्रश्न है तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। ठीक है, तो हम ज़्यादा उस पर व्याख्या नहीं करेंगे, सीधे सीधे इसका आंसर आपको बताएंगे। ठीक है, आपको याद कर देना है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप किसी नोटबुक में इसे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। नंबर 2 प्रश्न है, भरत मुनि ने लोक भाषा को अपभ्रंश नाम न देकर क्या कहा है? भरत मुनि जो हैं इन्होंने लोक भाषा को अपभ्रंश नाम न देकर क्या कहा है? क्या कहा है मित्रों? देश भाषा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किस कवि का माना जाता है? देखिए मित्रों, अगर इसमें क्वेश्चन आता है कि 84 सिद्धों में सबसे पहला स्थान किसका आता है, ठीक है, तो ये सरहपा का आता है, सरहपा। लेकिन जब ऊंचे स्थान की बात करी जाती है तो सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? लुइपा का। किसका है? लुइपा का। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पा जो होता है ये एक आदर सूचक शब्द होता है, आदर सूचक शब्द होता है। ठीक है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये है, रामचंद्र शुक्ल ने जो है गोरखनाथ का समय क्या माना है? रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ का समय क्या माना है? 13वीं सदी। क्या माना है? 13वीं सदी। क्योंकि जो ये बहुत सारे इतिहासकार हैं इन्होंने सबने गोरखनाथ का अपना अपना समय माना है। ठीक है, ये 13वीं सदी जो है ये राहुल सांकृत्यायन ने भी माना है। तो आप याद कर लीजिए, राहुल सांकृत्यायन ने भी जो है गोरखनाथ का समय क्या माना है? 13वीं सदी। ठीक है, अब ये 5वां प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आया भी था नेट के एग्जाम में। कनफटे योगी किस पंथ के लोगों को कहा जाता है? ठीक है, कनफटे योगी तो ये कहा जाता है नाथ पंथ के लोगों को। किसे कहा जाता है? नाथ पंथ के लोगों को। और ये जो कनफटे योगी जो प्रश्न आया था उसमें ये लिखा हुआ था कि कनफटे योगी का अर्थ क्या होता है, इसलिए इन्हें कनफटे योगी कहते थे क्योंकि ये जो है कानों में लंबे लंबे जो है कुंडल पहनते थे। तो लंबे लंबे पहनते थे जिससे इनके कान जो है फट जाते थे, फटे फटे हो जाते थे। जैसे जो कान में पहनते थे वहां पे जो है छिद्र जो है बड़ा हो जाता था तो कान जो है फट जाता था, इसलिए इन्हें कनफटे योगी कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल ने सरैपा का समय क्या माना है? ये माना है 690 विक्रमी। अगर इसमें से जो है, अगर हम इसमें से 57 माइनस करते हैं, अगर हम इसमें से 57 माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 633। ठीक है, ये 8 में से 5 गए 3 और 633 ईस्वी। तो ये आप लोग याद करना है क्योंकि ये समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना है? किसने माना है? मिश्र बंधुओं ने। किसने माना है? मिश्र बंधुओं में। मिश्र बंधुओं में 3 भाई आते हैं। कितने भाई आते हैं? 3 भाई। ठीक है, इनमें से श्याम बिहारी मिश्र एक है, श्याम। ठीक है, एक है सुखदेव और एक है गणेश। ये सुखदेव,
ठीक है, और एक है गणेश। तो आपको ये याद करना है। इसके बाद है आचार्य शुक्ल ने नाथपंथियों की भाषा को क्या कहा है? आचार्य शुक्ल ने नाथपंथियों की भाषा को कहा है सदुक्कड़ी। क्या कहा है? सदुक्कड़ी। और श्याम सुंदर दास ने इन्हें कहा है, नाथपंथियों की भाषा को क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी। क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी। नाथपंथियों की भाषा को किसने? श्याम सुंदर दास ने। आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? सदुक्कड़ी भाषा। ठीक है। गोरख जगायो जोग भगत भगायो भोग के, ये पंक्ति किसकी है? किसकी है? तुलसीदास की। वैसे तो ये पंक्ति जो है देखने में लगती है कि गोरखनाथ की होगी, लेकिन नहीं, इसे याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी है? तुलसीदास की। जैन साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली क्या थी? सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली क्या थी? ये थी रास। क्योंकि जैन साहित्य में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं सब रास लिखे गए हैं। ठीक है, ये बहुत ही लोकप्रिय इसकी शैली थी। ठीक है। नेक्स्ट है स्वयंभू के पयुम चरु को किसने पूर्ण किया? ये जो पयुम चरु है ये स्वयंभू का ग्रंथ है, जो अपभ्रंश का माना जाता है, अपभ्रंश का ग्रंथ है। और इसमें जो है राम का वर्णन है। किसका वर्णन है? राम का। ठीक है, ये इन्होंने अधूरा छोड़ दिया था, छूट गया था, क्योंकि ये एक्सपायर हो गए थे। तो ये पूरा किसने किया? स्वयंभू के पुत्र किसने? त्रिभुवन ने। किसने पूरा किया? त्रिभुवन ने। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 11 है, प्राकृत के पाणिनि कौन कहलाते हैं? तो कौन कहलाते हैं? जैनाचार्य हेमचंद्र। इन्हीं का एक व्याकरण है सिद्धि हेमचंद्र, हेमचंद्र शब्दानुशासन, ये इनका व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। बिसल रासो क्या है? बिसल रासो क्या है? विरह गीत काव्य है। क्या है? विरह गीत काव्य है, ये आपको याद कर देना है। ठीक है, और इसमें जो है श्रृंगार रस का वर्णन है। इसे जो है ये विरह गीत काव्य किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, और ये इसमें श्रृंगार रस का वर्णन है। और ये एक प्रेम कथा है। क्या है? प्रेम कथा है। ठीक है, और अब यह है आला उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किस रासो ग्रंथ में है? ये थोड़ा बड़ा है, इसे सही कर देते हैं। जो है आला उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किस रासो ग्रंथ में किया गया है? तो ये किया गया है परमाल रासो में। किसमें किया गया है? परमाल रासो में। इसके लेखक का नाम है जगनिक। क्या नाम है? जगनिक। आपको याद कर देना है, ये भी एक बार नेट में पूछा गया था। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो की उत्पत्ति किससे मानी है? नाट्य उपरूपक या रासक से। किससे मानी है? नाट्य उपरूपक। ये देखिए आप समझ में आ रहा है, नाट्य उपरूपक किससे मानी है? रासक से। ठीक है, नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन नंबर, जनश्रुत के अनुसार किस कवि और उसके आश्रयदाता नरेश का जन्म एक ही दिन हुआ था? ये है कि मतलब जन्म में ये बात प्रचलित है, लोगों में ये बात प्रचलित है, क्या है कि कोई एक कवि ऐसा है जिसके आश्रयदाता नरेश और उस कवि का जन्म एक ही दिन हुआ था और मृत्यु भी एक ही दिन हुई थी। ये कौन है? ये है चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान। चंद्रवरदाई कवि हैं, पृथ्वीराज चौहान हैं उनके आश्रयदाता राजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, पृथ्वीराज रासो में सर्ग या अध्याय को क्या कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो में जो है दिखाई दे रहा होगा, पृथ्वीराज सर्ग या अध्याय को क्या कहा जाता है? समय कहा जाता है। और इसमें कितने समय है? 69 समय है, याद कर लीजिएगा। पृथ्वीराज रासो को किसने पूर्ण किया? तो पृथ्वीराज रासो को किसने पूर्ण किया? इनके चंद्रवरदाई ने लिखा था और अधूरा छूट गया, तो इनके पुत्र जो है जलहन ने इसे पूरा किया। और हाँ, प्रश्न नंबर 18 है, पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा? राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा पृथ्वीराज रासो को? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। ये एक आलोचक हुए हैं। ठीक है, 19 है, राउल बेल ग्रंथ के लेखक कौन है? कौन है राउल बेल ग्रंथ के लेखक? रोडा कवि हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसे एक शिलांकृत कृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिलांकित कृति। ये रोडा कवि हैं। ठीक है, इसे एक शिलांकृत कृति कहा जाता है। इसी से एक प्रश्न और बनता है कि हिंदी में नखशिख वर्णन
की श्रृंगार परंपरा किस प्रतीक से आरंभ होती है? नखशिख वर्णन। क्या? नखशिख। नखशिख का अर्थ क्या होता है? नखशिख का अर्थ होता है नख, मतलब होता है नाखून। नाखून से शिख मतलब होता है चोटी। तो नख से यानी नाखून से शिखा, शिखा मतलब चोटी, यानी नाखून से लेके चोटी तक का वर्णन जो किया गया है, ये कौन से ग्रंथ में किया गया है? राउलवेल में। जैसा कि ऊपर बता चुके हैं, रोडा कवि इसके लेखक हैं। तो मतलब कोई भी नायिका है, उसका जो है पैर के नाखून से लेकर शिखा की चोटी तक इसका वर्णन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है 21 नंबर है, क्या है? प्राकृत पैंगलम के टीकाकार कौन है? याद रखिएगा फ्रेंड्स कि टीकाकार पूछा है। क्या पूछा है? टीकाकार। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। टीकाकार पूछे तो बंशीधर हैं, अगर लेखक पूछे तो है लक्ष्मीधर। क्या है? लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर लेखक हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने कहा? विद्यापति को रहस्यवादी कवि जो है किसने कहा? तो किसने कहा? ग्रियर्सन ने कहा। विद्यापति को किसी ने सैव कहा है, किसी ने रहस्यवादी कहा है। इसी तरह से रहस्यवादी पूछते हैं तो ग्रियर्सन ने कहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदावली के सांगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर किसने कहा? पदावली विद्यापति की है, विद्यापति की कृति है। श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर किसने कहा? तो नागिन की लहर किसने कहा? ये नागिन की लहर किसने कहा? निराला जी ने। ठीक है, याद कर लीजिएगा। सिद्धों की भाषा को क्या कहा जाता है? ये भी नेट में क्वेश्चन आया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है मित्रों, कि सिद्धों की भाषा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? संध्या भाषा। ये संध्या भाषा वो भाषा है जो उस टाइम उस क्षेत्र की बोलचाल की भाषा थी, उसे ही सिद्ध लोग बोलते थे। और इनकी जो इस भाषा को किताबों में ये लिखते थे अपने कृतियों में। लेखक जो भी इस भाषा का प्रयोग करते थे उसे क्या कहते हैं? संध्या भाषा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश का बहुभूत किसे कहते हैं? आपने पढ़ा होगा अपभ्रंश का वाल्मीकि तो स्वयंभू। ठीक है। वाल्मीकि अगर आता है तो स्वयंभू लिखेंगे। ठीक है, स्वयंभू आप याद कर लीजिएगा। वाल्मीकि आता है तो स्वयंभू लिखेंगे। ठीक है। व्यास आता है तो भी स्वयंभू लिखेंगे। और अपभ्रंश का बहुभूत आता है तो क्या लिखेंगे मित्रों? पुष्पदंत। क्या लिखेंगे? पुष्पदंत। ठीक है। आपको ये प्रश्न कैसे लगे आप हमें जरूर बताइएगा। ये आखिरी आज का प्रश्न है, कैमास वध। क्या प्रश्न है? कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप लोग ये पूरी वीडियो देखेंगे तो इसमें जो है इस प्रश्न आपको मिलेगा, तो इस प्रश्न का आपको उत्तर कमेंट में लिखना है। जब भी आप वीडियो देखिएगा तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में लिखना है, और आप लोग बताएंगे तो सही है, उसके बाद नहीं पता होगा तो हम इसका आंसर देंगे। ठीक है। कैमास वध जो है, कैमास वध क्या है? किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? ठीक है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अगर नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंच सके। और हम कुछ आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी अगर आप हमें जो है शेयर करेंगे, आपको अच्छा लगेगा तो हम इस तरह से वीडियो और बनाएंगे आप लोगों के लिए। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो हम ज़रूर बनाएंगे। ठीक है। धन्यवाद।